Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। इसमें आपको नेम से ही पता चल रहा है कि वो डिसऑर्डर्स जो इफेक्ट करते हैं स्केलेटन को उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। और ये आपकी बुक में 4 दिए हैं, मैं स्पॉन्डिलोसिस, स्केटिका, आर्थराइटिस और डिस्लेप। स्पॉन्डिलोसिस रिलेट करता है एबनॉर्मल और डीजनरेटिव चेंजेस इन द वर्टिब्रीज। आपकी वर्टिब्रीज में बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती हैं और जब भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में या वर्टिब्रीज के बिटवीन गैप नैरो हो जाए वो होता है स्पॉन्डिलोसिस। ब्रीज होती हैं उनके बिटवीन जो गैप होता है वो नैरो हो जाता है और ये पर्टिकुलर नेक रीजन में देखा जा सकता है। वर्टिब्रीज की डिफॉर्मिटी होती है जॉइंट ऑफ द वर्टिब्रीज। हम ये कह सकते हैं कि नैरो हो जाता है गैप बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रीज और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डीजनरेशन हो जाती है। डीजनरेशन होती है तो फिर नैरो वगैरह हो सकते हैं। ड्यू टू एजिंग की वजह से भी स्पॉन्डिलोसिस देखा जा सकता है। ये अकर होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको वर्टिब्रीज के नेम लिखे हुए हैं। सर्वाइकल स्पाइन में मैंने आपको जब वर्टिब्रीज पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि सैक्रम कोकेक्स होती है और सर्वाइकल रीजन होता है जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं और थोरेसिक होती हैं। तो ये वही है, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन है, अपर और मिड बैक, लंबर स्पाइन है, लोअर बैक। सो ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मोस्ट कॉमन है। और इसमें क्या होता है कि डीजनरेशन हो जाती है वर्टिब्रीज की, रिजल्ट होती है कंप्रेशन होती है नर्व्स की, उसकी वजह से आपको पेन होता है। सिम्टम्स इसके पेन होते हैं और नमनेस और टिंगलिंग। तो पेन होता है नेक, शोल्डर और अपर लिंग में। आपको देख सकते हैं कि नेक में हो रहा है तो अपर लिंग और शोल्डर में पेन महसूस होता है। और ये पेन रिलीव ऐसे कर सकते हैं कि हेड, आपने देखा होगा हार्ट कॉलर होता है वो अराउंड द नेक पहनते हैं और फिर उसकी वजह से अफेक्टेड वर्टिब्री जो है उसमें नैरो पार्ट हो गया या इंटरवर्टिब्रल डिस्क जब डीजनरेट हो गई है उसकी वजह से अपनी जगह पे वो आ सकती है। प्रेशर है नर्व्स पे वो रिलीज हो जाता है। तो ये होता है स्पॉन्डिलोसिस। ये आपको दिखाया हुआ है वर्टिब्रीज के दरमियान या तो गैप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है शेटिका। सो शेटिका एक सिवियर पेन होता है हाइंड लिम का। हाइंड लिम में ये शेटिक नर्व्स होती है जो ज्यादातर अकर होती है जब भी ये जो शेटिक प्लक्सेस होती हैं ये प्रेस हो जाती हैं या तो डिस्क स्लिप की वजह से। अगर लोअर एब्डोमेन में अगर डिस्क स्लिप हो जाए, हम आगे पढ़ेंगे, डिस्क स्लिप हो जाए तो उसकी वजह से भी ये होता है, या फिर शेटिक नर्व्स की कंप्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से शेटिका होता है। और ये फिर क्या होता है कि ये आपको अपने उसमें तकलीफ महसूस होती है, अपने हाइंड लिम्ब में पेन महसूस होता है। इसकी वजह से लेग है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और विजुअली इमूवेबल भी हो सकता है। ये ज़्यादातर आपको पोस्टीरियर लिम्स में दिखेगा। ये शेटिक नर्व लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व होती है इन द बॉडी में। ये ज़्यादातर 5 नर्व रॉड से बनी हुई होती है जो राइट और लेफ्ट शेटिक नर्व बनाती है इनसाइड ऑफ द बॉडी। लेफ्ट में आपके लेफ्ट लेग में होगी शेटिक नर्व लेफ्ट और राइट शेटिक नर्व होगी राइट लेग में। शेटिक नर्व्स ये होती है कि रन थ्रू हिप्स एंड गोज डाउन द लेग एंडिंग जस्ट बिलो द नी, देन ब्रांचेस इनटू अदर नर्व्स व्हिच कंटिन्यू डाउन द लंग एंड इनटू द फुट एंड टोज। तो ये आपको ऐसे ही पता भी चल रहा है कि यहाँ से पूरी आपके हिप से लेके जाएगी पूरी नीज तक, देन फिर अदर ब्रांचेस के अदर नर्व्स के साथ ब्रांच करेगी और फिर आपकी टोज तक जाएगी। तो ये मीन सिम्टम शेटिक पेन का यही होता है कि ओरिजिनेट होता है लोअर बैक में और रेडिएट डाउन द लेग। ये ज़्यादातर ग्रेजुअली डिपेंड होता है, कॉज पे डिपेंड करता है कि कॉज किसकी वजह से हुआ है। मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये मोस्टली ड्यू टू डिस्क स्लिप की वजह से होता है। लोअर एब्डोमेन में अगर डिस्क स्लिप हो गई तो उसकी वजह से सीवियर पेन होता है हाइंड लिम्ब का और शेटिक नर्व्स कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से पेन होता है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट डिस्क स्लिप। ये आपको नेम से ही पता चल रहा है, हमारी वर्टिब्रीज के बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती हैं जो एक्ट करती हैं एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अब क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं ये प्रोवाइड करती हैं वर्टिब्रीज को मोबिलिटी और एक्ट करती हैं एज अ सेफ्टी डिवाइसेस कि वो प्रोवाइड कर सके मोबिलिटी, उसको शॉक एब्जॉर्बर से बचा सके, उसको अवॉइड कर सके। जो ग्रिंडिंग होती है ना वर्टिब्रीज में, अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो फिर टकरा सकती हैं, तो ये प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है कि वर्टिब्रीज में 2 पार्ट होते हैं, इनर और आउटर। जो इनर कुशन लाइक पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो जेली लाइक होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि जो आउटर रिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और कार्टिलेजिनस होती है जो होल्ड करती है सक्सेसिव वर्टिब्रीज को। अब क्या होगा कि अगर किसी ट्रॉमा की वजह से अगर किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से जो अपर पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, कार्टिलेजस रिंग है, वो रप्चर हो जाती है, वो डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्क स्लिप है।
ये डिस्क है जो एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, प्रोटेक्ट करती है वर्टिब्रीज को फ्रॉम डेली एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, लिफ्टिंग एंड रनिंग एक्सेट्रा। जब भी हम कर रहे होते हैं तो वर्टिब्रीज तो हमारी एग्जैक्ट रहती है ना, तो इसी की वजह से रहती है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मोबिलिटी और ये सेफ्टी डिवाइसेस के तौर पे काम करता है। अब क्या है, किसी भी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से वो डिस्क स्लिप हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी आपकी जो नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है और वर्टिब्रीज के बिटवीन है वो प्रेस हो सकती है और फिर सिवियर पेन आपको महसूस होता है और अनएबिलिटी हो जाती है, यूनेबल टू मूव, आप मूव अपनी नहीं कर सकते हैं मूव, तो उसकी वजह से आपको पेन महसूस होगा। तो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, कॉज द इनर पोर्शन टू प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग द आउटर रीजन। इसको डिस्क स्लिप कहते हैं, इसी को प्रोलैप्स डिस्क कहते हैं। ये रिजल्ट होता है सिवियर पेन और एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट। अगर कोई भी डिस्क स्लिप कंप्रेस कर रही है किसी भी स्पाइनल नर्व्स को तो फिर विक्टिम है जिसकी डिस्क स्लिप हुई है वो एक्सपीरियंस करता है नमनेस और पेन अलोंग द अफेक्टेड नर्व। सो फिर एक्सटेंड करता है आर्म्स और लेग्स तक। और इस पेन को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, तो प्रोलॉन्ग रेस्ट करें और या फिर पेन किलर्स को यूज करें तो वो हेल्प करता है कि ये जो डैमेज है इसको रिपेयर कर सके। ये होता है डिस्क स्लिप। कार्टिलेजस रिंग, जो अपर आउटर रिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कार्टिलेजस होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप फिजिकल ट्रॉमा की वजह से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस वो कंडीशन हो जाती है जिसमें डिजनरेशन होती है जॉइंट की या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन आपको पता है ना, सूजन हो जाती है आपके जॉइंट में। अब क्या होगा कि इसका जो सिम्टम होता है वो पेन होती है, स्टिफनेस होती है, लाइक सख्त हो जाते हैं, रेडनेस, सोइलिंग भी हो जाती है। इसकी टाइप्स भी होती हैं आर्थराइटिस की, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जो इफेक्ट करती है जॉइंट को। ये यूजली इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेशन और डिजनरेशन ऑफ जॉइंट में, कॉज करती है पेन, इन्फ्लेमेशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मूव और स्टे एक्टिव। बहुत सारी टाइप्स हैं, मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस जो आपको दी हुई हैं। ये कॉज करती हैं डिफरेंट सिम्टम्स और इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट की ही नीड होती है। अच्छा, जो मोस्टली अफेक्ट करता है आर्थराइटिस वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और गाउट भी अभी हम पढ़ेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कार्टिलेज है ना प्रेजेंट होती है बिटवीन टू बोन्स कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, बोन्स के जो जॉइंट होता है उसके एंड पे। तो ये जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज होती है ना ये एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर और कुशन के तौर पे यूज होती है। जब ये डिस्प्लेस हो जाएगी या फिर किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, डिजेनरेशन हो जाएगी, तो ये फिर क्या होगा कि उसको एब्जॉर्बर एक्ट नहीं कर पाएगा, एज अ शॉक एब्जॉर्बर लाइक अ कुशन नहीं कर पाएगा और फिर इसकी जो डिजीज कॉज होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज होती है। और ये मोस्टली हिप जॉइंट में, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट में और नी जॉइंट में देखी जाती है। तो ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। नाउ ये क्या है, ये ज्यादातर कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाती है फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलाइटिस और ये पहले बुक में नहीं था बट ये इसमें दिया हुआ है। आर्थराइटिस है स्पाइन की, यूजली लोअर बैक में देखी जा सकती है। उसमें भी कार्टिलेज क्या होता है कि वो कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। गाउटी आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस होता है जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये इसमें ना यूरिक एसिड कन्वर्ट नहीं होता है बॉडी में और फिर ब्लड में रह जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम यूरेट के क्रिस्टल बन जाते हैं आपके ब्लड में और जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जब वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं तो जो डिजीज कॉज होती है वो होती है गाउटी आर्थराइटिस और इसको गॉट कहते हैं। ये कॉज करता है हार्ड क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड टू फॉर्म इन द जॉइंट। मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यूरिक एसिड कन्वर्ट नहीं होता तो बॉडी में ब्लड में रह जाता है और इसमें फिर ब्लड में सोडियम यूरेट के क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है और उसकी फॉर्मेशन की वजह से जॉइंट में डिपोजिशन हो जाती है। टॉकिंग अबाउट रेमेटॉइड आर्थराइटिस, और रेमेटॉइड आर्थराइटिस हम ये भी कह सकते हैं कि सम टाइम इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ये डिजीज है जो कॉज करता है इम्यून सिस्टम को कि वो अटैक कर सके साइनोवियल मेम्ब्रेन इन योर जॉइंट। जब मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट पढ़ाया था तो मैंने कहा था उनके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और साइनोवियल कैविटी होती है। सो उसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट का ये मतलब है कि वो 2 और मोर देन 2 डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे जॉइंट आ जाते हैं, उनमें एग्जांपल होती है हिप और शोल्डर जॉइंट की, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की होती है, हिंज जॉइंट की होती है, पिवट जॉइंट की होती है। सो वो जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल होते हैं वो इसमें साइनोवियल जॉइंट में
कंसिडर किए जाते हैं। अब क्या है कि ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज है जो कॉज करता है मेरे सिस्टम को, वो अटैक करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन योर जॉइंट, और फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल फ्लूइड को नहीं आगे प्रोड्यूस कर पाते, तो उसकी वजह से डिजीज कॉज होती है। तो ये था आर्थराइटिस, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ये आगे अलग अलग है, मैंने आपको बताया क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस जेनेटिक है, ओरिजिन है, डिजेनरेटिव डिजीज है, जबकि रिमेटॉइड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अपने ही इम्यूनी को ये अटैक कर रहा है कि वो ही अपने ही जॉइंट को खराब कर दे। समझ रहे हैं ना। और जो गाउटी आर्थराइटिस है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, सोडियम यूरेट की क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दैट्स इट, आई होप समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कोई और टॉपिक करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।